जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। ये है इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले लेक्चर 1 और 2 दोनों आ चुका है। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन का ऑप्शन प्लस उसमें जितने भी कीवर्ड हैं उन सब का एनालिसिस करते हैं। तो अभी 2021 का सेट ए चल रहा है। आपको प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो मिल जाएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2। जो उसको नहीं देखे हो उसको भी देख लेना इस वीडियो के बाद। तो अभी चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन जहाँ तक खत्म हो चुका था, लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कराया था। और देखो, इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे आपको पता चलेगा। इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, मैं हर बार यही कहता हूँ इन 3 सब्जेक्ट पे मास्टरी कर लेना। भले आपका करंट अफेयर छूट गया है और कोई सब्जेक्ट छूट गया है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट ऐसा है, अगर पढ़ लेते हो सही से तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। क्योंकि यहाँ से देख रहे हो आप, हर साल इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो पीवाईक्यू करो। इसके पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जैसे इकोनॉमी है तो इकोनॉमी के पीछे कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे रटना नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं मैं क्वेश्चन के थ्रू वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। मैं ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कोई भी इकोनॉमी पहली बार नहीं पढ़े हो, ठीक है। अभी डायरेक्ट यहीं आके पढ़ रहे हो, मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट। बस आप लोग क्या करो, पेन और पेपर लेके बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मैं बोलता हूँ लिखने के लिए, उसको लिख लिया करो, ठीक है। बाकी ऐसे लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं होगा। खुद से लगाओ क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन मैं पहले बोलता हूँ इसको लगाना है तो पहले खुद से लगाओ। उसके बाद फिर वीडियो देखो कि कहाँ पे आपने गलती किया, कहाँ पे सिल्ली मिस्टेक हुई, ठीक है, कहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट लैक किए और मैं कहाँ पे क्या बता रहा हूँ। उन सब चीज़ को देखो और समझो, उसके बाद क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक। अच्छा, एक चीज देख रहे हो, अभी चल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 और शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक चल रहा है। और ये है किस चीज का, सिर्फ इकोनॉमी का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 13 के बाद 15, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15-16 क्वेश्चन तक आ रहा है इकोनॉमी। अब सोच लो खुद ही, 15 से 16 क्वेश्चन और ये हर साल का है। तो आप खुद बताओ इसको पढ़ना जरूरी है या नहीं। और मैं बता रहा हूँ, अगर एक बार इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, चाहे वो पीवाईक्यू के थ्रू ही कर रहे हो कॉन्सेप्ट बिल्ड, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड होनी चाहिए। और पीवाईक्यू के थ्रू कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका पीवाईक्यू भी कवर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जस्ट वेट, इसको इरेज करने दो। सबने पेन पेपर निकाल लिया होगा। जितने भी चीज़ बताते जाऊंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा, नोट डाउन करते जाना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले हिंदी में पढ़ते हैं फिर इंग्लिश में देखते हैं। ये बोल रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डिमेट खाते के माध्यम से प्राथमिक बाजार में, ठीक, ये प्राथमिक बाजार क्या होता है, द्वितीयक बाजार क्या होता है, ये चीज भी देखना है। फिर बोल रहा है राजकोषीय बिल, जिसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं, और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, बातचीत से लेन देन प्रणाली प्रणाली ऑर्डर मिलान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। अब देख रहे हो, अगर डायरेक्ट इसको इंग्लिश में पढ़ोगे ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ साइंस टेक और इकोनॉमी का क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ो। फिर बोल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। चलो उसके बाद बोल रहा है सेंट्रल डिपो डिपोजिटरी रिवर्सेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तनीय किया जाता है, ठीक है। चलो समझते हैं हर चीज़ को, लेकिन पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ो, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है, कौन कौन सा स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल। अब देखो ये ट्रेजरी बिल है ना, इसको टी बिल पढ़ते हैं, डायरेक्ट टी बिल, ठीक है। आगे बताऊंगा अभी क्या होता है ये ट्रेजरी बिल क्या है, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब ये जो टी बिल के बारे में बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डेब्ट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट, ओके। फिर ये नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग के बारे में बोल रहा है, जो कि अभी देखे थे। फिर ये बोल रहा है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब देखो यहाँ से ना 2-3 चीज़ सोचो जो आप लोग ने कभी नहीं पढ़ा होगा, वो सब भी देखो ध्यान से। पहले मैं एक ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे मैं समझाता हूँ हो क्या रहा है।
अब जैसे ही देखोगे ना, आरबीआई का काम क्या है ये बताओ। आरबीआई है बैंकों का बैंक। आप सब जो जाते हो जैसे एसबीआई में, एसबीआई हो गया या फिर जितने भी बैंक है ना, उन सब के ऊपर एक बैंक बैठा है जिसको आरबीआई कहते हैं, ठीक है। अब ये आरबीआई का काम क्या है, तो देखोगे कि ये सीआरआर एसएलआर ये सब कौन फिक्स करता है, तो देखोगे इधर फिक्स होते हैं आरबीआई से। ये छोटे मोटे ये जो बैंक देखते हो अपने शहर में, ये नहीं है। आरबीआई बहुत बड़ी बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है। तो आरबीआई का ना एक स्कीम आया था, ठीक है। जैसे कि सरकार स्कीम निकालते हैं ना, तो आरबीआई भी स्कीम निकाला था। वो आरबीआई का स्कीम था, आरबीआई रिटेल, ठीक है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम था इसका, आरबीआई का, जस्ट वेट, डायरेक्ट स्कीम था। अब ये स्कीम कब आया था, तो ये स्कीम आया था 2021 में, ठीक है, 2021 में। अब ये स्कीम क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसी में बोला गया था कि डीमेट खाते का उपयोग करके प्राथमिक बाजार, ये प्राथमिक बाजार जो है ये क्या बोला था कि डीमेट खाते का उपयोग करके आप प्राथमिक बाजार में, डीमेट खाता, इसको डीमेट अकाउंट भी बोलते हैं इंग्लिश में भी, डीमेट खाते का उपयोग करके आप प्राथमिक बाजार में, ठीक है, ट्रेजरी बिल, भारत सरकार के बॉन्ड जिसको जीसेक बोलते हैं, टी बिल, टी बिल, उसके बाद भारत सरकार का जो बॉन्ड होता है ना उसको क्या बोलते हैं, जी सेक, ठीक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे ध्यान देते जाना, जी सेक बोलते हैं। इसमें बोला कि ये सीधे निवेश कर सकते हैं, ठीक है। फिर से सुनो, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम आया था 2021 में, ठीक। उसमें बोला गया था कि डीमेट खाते के माध्यम से ना, डीमेट अकाउंट जिसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट, इसका यूज करके आप डायरेक्ट जो है ना टी बिल में और जी सेक में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, इधर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एक चीज़ बताओ, अगर कोई आदमी है जिसके पास जो इस वाले अकाउंट के स्कीम के द्वारा अकाउंट खुलाया होगा डीमेट खाते के द्वारा, वो टी बिल भी खरीद सकता है और जी सेक भी खरीद सकता है। तो यहाँ पे ये जो कथन कह रहा है, ये देखोगे, पहले इधर देख लो, खुदरा निवेशक डीमेट खाते के माध्यम से प्राथमिक बाजार में। अब ये जो प्राथमिक बाजार आ रहा है ये टर्म, इसको पहले समझते हैं उसके बाद देखते हैं आगे। ये देखो प्राथमिक बाजार क्या होता है, जिसको प्राइमरी मार्केट बोल रहे हो ना, ये प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे होता है कि कोई भी जैसे शेयर है, ठीक है, कोई शेयर है, कोई बॉन्ड है, कुछ भी है, अगर उसको पहली बार बेचा गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर बेचा जा रहा है, तो फर्स्ट टाइम जो बेचा जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको क्या कर रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट, ठीक, प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। अब अगर दूसरी बार बेचा जाए, ठीक है, अगर यही चीज़ को इसने सेकेंड टाइम बेचा, दूसरी बार, तो दूसरी बार बेचा जाएगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। आई थिंक अब दिक्कत नहीं होगा। अब अगर कोई पूछेगा प्राइमरी मार्केट किधर है, क्या होता है, तो प्राइमरी मार्केट मतलब क्या, जी जहाँ पे शेयर बॉन्ड ये सब क्या होता है पहली बार बेचा जाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक, क्लियर है ना। तो अब प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और ये जो बोल रहा है आरबीआई का, ये डीमेट खाते का उपयोग करके टीबिल और जीसेक खरीदा जा सकता है, तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है, क्योंकि आरबीआई का ही एक स्कीम है, आरबीआई डायरेक्ट, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम 2021 का है, ठीक है। तो चलो अब पहुंचते हैं डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो आप लोग बताओ ये सही है या नहीं है। ये बोल रहा है रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिबेट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट। तो अभी तुरंत बताया, तो ये क्या है, राइट है। अब देखो ये क्या है, ये पढ़ो। ये बोल रहा है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक का बात कर रहा है, अभी तुरंत बताए थे जीसेक और टीविल। ये बोल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो यहाँ पे इसको भी समझते हैं पहले, ये बोल क्या रहा है, ये जो बात कर रहा है देखो, नेगोशिएटेड नेगोशिएटेड डीलिंग बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है ना ये, नेगोशिएटेड, या आगे पीछे थोड़ा हो जाता है तो उसको वो करके चलना, इग्नोर करना। देखो यहाँ लिख रहा था तो इधर पीछे आ गया, कोई बात नहीं है, इसको बोलते हैं ऑर्डर मैचिंग, ऑर्डर मैचिंग।
तो कहीं पे ना ये टर्म अगर ऐसा लिखा होगा NDSOM, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कंप्लीट को, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ठीक है, अब देखो ये एक जगह अगर मैं लिख दूँ ना तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। जस्ट वेट, रुको। ये मेरे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि बार बार ना इधर जगह खाली नहीं मिलेगा ना, तो इधर समझाने में आप लोग को दिक्कत होगा। जस्ट वेट 1 मिनट, थोड़ा सा डिले के लिए सॉरी। आप लोग देख रहे हो कितने मेहनत लगते हैं पढ़ाने में। चलो, अब ये जो है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये क्या है पहले इसको समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो आरबीआई के द्वारा, आरबीआई अभी तुरंत बताया कि ये क्या है, बैंकों का बैंक है, तो आरबीआई के द्वारा लिख लेना, आरबीआई के द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, आरबीआई के द्वारा चालित एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ये कौन चलाता है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये चलाता है आरबीआई। फिर से बोल रहा हूँ, ये कौन चलाता है, आरबीआई। अगर बीच में कोई ऑप्शन दे दे ऐसा तो उधर कट कर देना, क्योंकि ये चला रहा है, आरबीआई चला रहा है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जिसका वो जिसको ओन कौन कर रहा है, जिसको कौन चला रहा है, आरबीआई चला रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है, इसका उपयोग करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, इसका उपयोग करके नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम का उपयोग करके आरबीआई में क्या करते हैं लोग, और आरबीआई क्या करता है, ये दोनों आपस में सरकारी प्रतिभूति, जिसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हो सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति का क्या होता है, लेन देन होता है यहाँ पे। ठीक, समझ गए बात। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ये क्या बोल रहा है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये राइट है या रॉन्ग है, आप बताओ। ये राइट है। अब इसके पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस, एलटीडी मतलब लिमिटेड होता है। कहीं पे अगर एलटीडी ऐसा लिखा मिल जाए तो उसको समझना लिमिटेड लिखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे पढ़ो, देखो ये क्या है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड है ना, यहाँ पे देखो उधर एलटीडी लिखा था, लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तन किया जाता है। अब यहाँ पे आपको ट्रैप दे दिया है एग्जामिनर ने, ये जो आरबीआई दे दिया है ना, ये आरबीआई है नहीं। यहाँ पे जो इसने दे दिया है ना, ये ज्वाइंटली ये क्या करता है, प्रमोट कर रहा है किसको, यहाँ पे देखोगे आरबीआई और ये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज दोनों मिल के प्रमोट कर रहा है, नहीं, दोनों मिल के प्रमोट नहीं कर रहा है। इसको प्रमोट सिर्फ कौन कर रहा है, इसको प्रमोट कर रहा है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आप एक चीज यहाँ पे देख लो, ये मैं अगर यहाँ पे लिखा देता हूँ, जहाँ पे आप लोग नोट बना रहे हो फटाफट से लिख लेना। ये जो है सी डी एस एल, अगर मैं यहाँ पे किसी बच्चे को ये समझ भी नहीं आया होगा सी डी एस एल क्या है, ये लो, सेंट्रल सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा अच्छे से सी डी एस एल है क्या। तो ये जो सी डी एस एल ये है क्या, ये एक प्रकार का ना डिपोजिटरी कंपनी है। क्या है सी डी एस एल, एक प्रकार का डिपोजिटरी कंपनी है। ये जो डिपोजिटरी सर्विस लिख रखा है ना, तो ये है क्या, डिपोजिटरी कंपनी है, डिपोजिटरी कंपनी है ये। ठीक है, अब ये देखोगे इसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है, कहाँ पे, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएसई बोलते हैं, मतलब बीएसई द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, अगर क्वेश्चन अभी कभी आ जाए कि सीडीएसएल को किसने स्थापित किया है, तो ये बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे ये आरबीआई फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ से ना दो तीन चीज, ये तो पहले आपने देख लिया, दो तीन चीज और सीखो। ये कथन तो गलत है,
ऑप्शन 3 गलत है और इसका राइट आंसर क्या है, 1 2 है। लेकिन यहाँ से सीखने वाली बात क्या है वो सोचो। ये जो है ना, ये कथन, ये यहाँ पे जो दे रहा है एंड, आपको मैं कम से कम 20 जगह से ऊपर दिखाऊंगा, 20 टाइम्स से ऊपर, ये पीवाईक्यू के वीडियो में ही क्वेश्चन को एंड लगा के गलत कर देता है। 2-3 कीवर्ड ऐसे हैं जिसको लगा के ना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कौन कौन सा, देखो वो सारे कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड, उसको लिख लेना कहीं पे। क्वेश्चन को एंड, बट, ठीक है, वाइल, देन, ये सब लगा के ना क्वेश्चन को गलत किया जाता है। ठीक है, अगर कभी बोल दे ये तो कर सकता है, जबकि मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे, ए ये काम कर सकता है, कोई टेक्नोलॉजी ये काम कर सकता है, जबकि दूसरी टेक्नोलॉजी वो काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये सब जो ऐसे कीवर्ड आ रहे हैं ना, ये जबकि, ऐसा वाला, कभी ऐसा पूछ ले कि मान लो एक ऐसा कोई सिचुएशन दे दे कि बोल दे मोबाइल ए ये काम कर सकता है, लेकिन इसने लगा दिया लेकिन मोबाइल बी वही काम नहीं कर सकता है। तो देखो ये बट का प्रयोग किया है, वहां पे क्वेश्चन गलत करने का और क्वेश्चन गलत करवाने का दोनों का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चा ये छोटी छोटी चीज़ ना इग्नोर कर देता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तब ये छोटी छोटी ना बारीक टर्न पकड़ने लगोगे, एग्जामिनर का माइंड पकड़ने लगोगे, समझने लगोगे। क्योंकि मैंने किया है ना, बहुत सारे पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ एग्जामिनर आपको ट्रैप डाल सकता है। ये सब को ना कहीं लिख लेना, और मैं बहुत बार दिखाऊंगा। जब भी क्वेश्चन कहीं पे ऐसा वाला ट्रैप में डालेगा ना, तो वहाँ पे बताऊंगा देखो यहाँ पे ये गलत कर रहा है। ठीक है, एंड, बट, वाइल, देन, ये सब क्या होते हैं, एक ऐसे कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड जहाँ से क्वेश्चन को गलत किया जाता है। ठीक, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। चलो इसको इरेज करता हूँ, जस्ट वेट, चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन तो हालांकि ऐसे नॉलेज लग रहा था, ऐसा नहीं है कि ये एंड देख के ही काट देना, नॉलेज का भी ये यहाँ पे काम था। तो ये हो गया गलत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 14 को देखोगे, ये कह रहा है विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे ना 2-3 चीज सीखने वाला है, इस क्वेश्चन से ना 2-3 चीज सिखाऊंगा, उसको ध्यान से सीख लेना, ये आगे बहुत जगह काम देगा पीवाईक्यू में। ये जो बोल रहा है ना विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट, अब यहाँ पे हिंदी में देखो, मैं दोनों मीडियम में इसलिए दिखा देता हूँ ताकि कोई बच्चे ये मैसेज करके नहीं बोलो कि सिर्फ इंग्लिश है सिर्फ हिंदी है, दोनों मीडियम वाले हो दोनों देखो। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस टूल को लागू करता है। अब ये बताओ ये कथन है कैसा, तो आप लोग बताओगे। ये जो कथन है ना, ये बिल्कुल जनरल कथन है, ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा है 5% ये करता है या 10% ये करता है, नॉर्मल कथन, ये नॉर्मल बात बोल रहा है। आप कथन इसको पढ़ोगे ना ऑप्शन को, तो ये लगेगा कि एकदम जनरल बात है, बिल्कुल जनरल बात कर रहा है, कोई मतलब ऐसा नहीं बोल रहा है कि इसमें 5% की वृद्धि हो जाएगी या 10% की वृद्धि होगी। ये डायरेक्ट बोल रहा है, ये स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करते हैं। आप लोग ऐसे भी देखे होंगे, हर चीज को क्या होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, और ये वो वाटर क्रेडिट की बात कर रहा है। तो कोई भी गवर्नमेंट चाहेगा उसका वाटर गंदा रहे, या कोई पब्लिक चाहेगा कि उसका वाटर गंदा रहे, थोड़ा ये तो सोचो। ये क्या है, ये बिल्कुल नॉर्मल कथन है, बिल्कुल जनरल कथन है। यहाँ पे वही चीज देखोगे, यही बोल रहा है, इट्स पुट ये माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड, अच्छा ये सैनिटाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे खुद से सोचो ना कि कहीं पे सैनिटाइज की बात हो रही है, तो वहाँ पे पॉल्यूशन की बात कैसे हो सकती है, वाटर को कोई थोड़ी चाहेगा कि पॉल्यूट कर दें। और यहाँ पे देखो ये वाटर क्रेडिट की बात कर रहा है, तो थोड़ा ये सोचो कि ये जो कथन है, ये वाली, ये तो बिल्कुल नॉर्मल कथन है, जनरल कथन है। अब खेल कहाँ पे हुआ है, यहाँ देखो दूसरा कथन जैसे ही पढ़ोगे इसका, तो दूसरे कथन में देखो क्या कह रहा है, यह एक वैश्विक वैश्विक पहल है, मतलब ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसे जिसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कथन होना गलत शुरू होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व, ये वाला कीवर्ड पकड़ो, अभी तुरंत बताया था ना, कीवर्ड पकड़ो, विश्व स्वास्थ्य संगठन और, ठीक, विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। पहला नंबर तो यहाँ पे 2-3 चीज ये समझो,
कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी संस्था का नाम दे रहा है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई संस्था का नाम दे रहा है, तो उसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक, ये लिख लेना कहीं पे कॉपी में, उसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब कैसे रहती है अभी बताता हूँ। देखो, ये मान लो ये कोई एक कथन था। अब इस कथन में आपको नहीं पता होगा, ठीक है, किसी भी बच्चे को मान लो नहीं पता होगा, हर चीज़ थोड़ी वो रट के जा सकता है एग्जाम में। तो अब एग्जामिनर आपको कहाँ पे फंसा सकता है? हो सकता है इसके बदले ना विश्व स्वास्थ्य संगठन के बदले कुछ और हो, या फिर ये जो और देखे घुमा दिया है ना, अभी तुरंत बताया कि और कहीं पे देखना, तो थोड़ा सा ना चौकन्ना हो जाना, दो तीन वर्ड बताया और, बट, वाइल, वैन, देन, ये सब ध्यान रखना। तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और ये विश्व बैंक, ठीक है, अब इस दोनों में से कोई एक संस्था, ये दो संस्था का नाम दे रहा है ना यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने दो संस्था का नाम लिखा है, विश्व बैंक का भी और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी। तो ये दोनों में से कोई एक संस्था का नाम अगर चेंज कर दिया होगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा ना कथन। सोचो, ये तो ऐसा है नहीं ऊपर वाला जैसा ये कथन है, ये वाला जो कथन पढ़े आपने, ये बिल्कुल जनरल बात कर रहा था, ऐसा कोई बात कर रहा था विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर कोई ऐसा संगठन के बारे में, ये नॉर्मल बात कर रहा है। नॉर्मल बात क्या, यह जल स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस टूल को लागू करता है। और यहाँ पे देखो कथन आप फंस कहाँ पे सकते हो, तो इस वाले कथन में आप फंस सकते हो। ठीक है, अभी सही गलत इसको नहीं करेंगे, तीसरे कथन को पढ़ो। तीसरे कथन को जैसे पढ़ोगे, क्या बोल रहा है, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्ति, जैसे ही देखोगे ना निर्धन व्यक्ति, समझ जाना वो कथन बहुत ज़्यादा चांस है उसका सही होने का। क्यों? कोई भी सरकार का स्कीम आता है, कोई भी सरकार हो, चाहे वो विश्व के स्तर पे काम कर रहा हो या फिर भारत के स्तर पे काम कर रहा हो, कोई भी सरकार है ना, उसका जो स्कीम आता है, तो उसका एंड अप्रोच क्या होता है कि जितने पुअर पीपल हैं, जितने भी गरीब से गरीब लोग हैं, उसका क्या हो, भला हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखोगे इसका उद्देश्य बता रहा है, क्या है इसका उद्देश्य, ये देखो, इसका उद्देश्य देखोगे तो ये बोल रहा है इसका उद्देश्य है कि निर्धन व्यक्तियों को क्या करना, निर्धन व्यक्तियों के साथ ये सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकता को पूरी करने के लिए सामर्थ्य बनाता है। अब एक बात बताओ, एक तो ये बेचारे हैं निर्धन व्यक्ति, खुद से सोचो ना, ये है निर्धन व्यक्ति, इस पे तो पैसे वैसे होंगे नहीं, तो इसका हेल्प कौन करेगा, ये निर्धन व्यक्ति है, इसका हेल्प कौन करेगा, तो हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ही आएंगे। अब गवर्नमेंट ही तो ये योजना भी चला रहे हैं, तो ऐसा सोचो कि इसमें से अगर ये तीन जो कथन है, इसमें से गलत करने के लिए आपको दिया जाए कि चलो गलत करो, इसमें से कौन कौन गलत कर सकते हो, कौन कौन से कथन को काट सकते हो, तो आप बताओ कौन कौन से कथन को काटोगे। सबसे पहले बताना कि कौन कौन से कथन को आप काट सकते थे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ, बताओ, बताओ जल्दी से। तो आपको लगेगा अरे ये वाले ना कथन थोड़ा सही लग रहा है, जेंटल है, ये वाला भी कथन थोड़ा जेंटल है, लेकिन अगर मुझे काटना हुआ ना तो इस वाले कथन को काटूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये संस्था का नाम दे दिया है और ये भी संस्था का नाम दे दिया है, तो इस गलत होने की संभावना भी कहाँ है, यहाँ पे। बिल्कुल यही कथन आपका क्या है, गलत है। अब गलत भी क्यों है, क्योंकि इन्होंने संस्था का नाम ही चेंज कर दिया है, अभी तुरंत बताया ना मैंने, चेंज करता है यूपीएससी संस्था का नाम। तो यहाँ भी इसने क्या किया, ये संस्था जो है, ये ओरिजिनल संस्था का नाम नहीं दिया है, ये चेंज करके दिया है। तो चलो, अब तो इसका आंसर तो देख लिए, आंसर देखना बड़ी बात नहीं थी। इस क्वेश्चन से जो चीज़ हम सिखा सकते थे आपको, क्या आपने वो चीज़ सीखा कि कैसे क्वेश्चन गलत होते हैं, कैसे क्वेश्चन का ना बात जो वो कहता है, जैसे जस्ट वेट, ये जैसे है क्वेश्चन का लैंग्वेज, ये पकड़ना सीखा क्या आपने, कि कौन सा कथन है उसके पीछे कौन सा लैंग्वेज काम करता है, कैसे जेंडल कथन होते हैं, जेंडल मतलब कि ये न्यूट्रल कथन है, ठीक है, इसका मतलब ऐसा कोई एक्सट्रीम बात नहीं कर रहा है। एक्सट्रीम कहने का मतलब जैसे यहाँ पे कोई एक पहल दे दिया या फिर कोई डाटा दे देता कि 5% ये कर सकता है या 4% कर सकता है, तो वो एक्सट्रीम हो जाता, ऐसा तो कोई बात कर नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने ऑप्शन बी को जैसे काटा, तो यहाँ पे देखोगे एक ही ऑप्शन तो कटा, दो, तो मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब बचा कौन, एग्जामिनर खुद कह रहा है कि भाई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए ना? चलो ऐसे समझते जाना, और अगर थोड़ा सा कुछ वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चे आप लोग बताते हो कि वीडियो लंबा हो जाता है, आप ही लोग को सिखाने के लिए ना इतना समझाता हूँ, ये बताओ।
एंड द एंड में आप लोग पेपर में क्वेश्चन ठीक करके आना, ठीक है। और जितने भी बच्चे ग्रुप में जुड़े हो प्राइवेट वाले में, ठीक है, और जो ये पब्लिक ग्रुप में जुड़े हो, देखो एक प्राइवेट ग्रुप है ना, तो जो भी बच्चे प्राइवेट में देख रहे हो तो वो तो ठीक है, जो पब्लिक यूट्यूब पे जो देखोगे इस वीडियो को, वो क्या करना, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ पे ये जाके सर्च कर लेना, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, आप भी जाके जुड़ जाना, बहुत सारी पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी, और जितने भी अपकमिंग ये वीडियो होगी उन सब चीज़ का नोटिफिकेशन आपको इधर मिल जाएगा। जो छोटा छोटा वीडियो होगा ना पीवाईक्यू के लिए, उसको इधर ही अपलोड कर देंगे। चलो पहुँचते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जस्ट वेट 1 मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में अंतिम उधारकर्ता, अभी देखो ये लैंडर, ये किसकी बात कर रहा है, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। अब ये बताओ, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे देखो यही बोल रहा है लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। और ये सेंट्रल बैंक, कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, कहीं ये आरबीआई से संबंधित तो नहीं है, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है, क्योंकि अभी तुरंत बताया कि आरबीआई जो है वो क्या है, बैंकों का बैंक है। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक। तो ये बोल रहा है भारत में अंतिम उधारकर्ता लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखोगे तो पहले रोक के सोचोगे अपने मन में क्या क्या ये सेंट्रल बैंक कर सकते हैं। तो देखो इसका ये जो है, ये बोल रहा है अन्य स्रोत से ऋण प्राप्त में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग को ऋण प्रदान करना, व्यापार एवं उद्योग को ऋण प्राप्त करना, फिर से पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है ये, व्यापार एवं उद्योग को ऋण प्राप्त करना, समझ रहे हो। अब मैं जोर क्यों डाल रहा हूँ इस लाइन पे, क्योंकि मैं अभी तुरंत बताया आपको कि आरबीआई का जो काम है, आरबीआई का काम क्या है, बैंकों को ऋण देना, और यहाँ पे किसको बोल रहा है ये देखो व्यापार एवं उद्योग को ऋण देना, ये व्यापार एवं उद्योग को ऋण देना, ये कथन ऐसे ही गलत हो जाएगा, पूछो कैसे, क्योंकि व्यापार और ऋण का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो बोल रहा है व्यापार एवं उद्योग को ऋण देना, तो आरबीआई जो है, आरबीआई डायरेक्ट व्यापार और उद्योग को ऋण नहीं देता है, आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, बैंक को, ठीक है, चाहे वो एसबीआई हो जाए या सेंट्रल बैंक हो जाए, इसको ऋण देता है। और ये जो बैंक है, ये छुट भैया टाइप का जो भी बैंक है, ये बैंक आगे चल के ऋण को घुमाते हैं, ये ऋण देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ो ये क्या बोल रहा है, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट ऋण देता है, ये भारत में केंद्रीय, भारत में अंतिम उधारकर्ता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में क्या सम्मिलित है। और ये बोल रहे हैं अन्य स्रोत से ऋण की प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग को ऋण प्रदान करता है। तो ये व्यापार एवं उद्योग को ऋण नहीं देता है, ये किसको ऋण दे सकता है, बैंक को ऋण दे सकता है। आप भी जाओगे ना डायरेक्ट आरबीआई से पैसे लेने के लिए, आरबीआई आपको भी नहीं देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक, वो बैंकों का बैंक है। अब बोलोगे वहाँ पे तो पैसे में लिखे होते हैं मैं धारक को इतने पे करने का वचन देता हूँ, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कहीं किसी के मुंह से सुने हो आरबीआई में खाता खुलवाया हूँ, वो बोलेगा ये एसबीआई में पीएनबी में खाता है उसका, किसी के मुंह से सुनना आरबीआई में खाता है उसका पूछना। अब देखो यहाँ पे ये जो बोल रहा है अस्थाई संकट, इस वाले कथन को पढ़ो, उसके बाद बताओ इससे क्या फीलिंग आ रही है। अस्थाई संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि, अब देखो ये चल निधि है, यहाँ पे तो समझ में आया नहीं होगा कुछ, चल निधि क्या है, ये निधि को चलने के लिए बोल रहा है क्या, चल निधि ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे जो बोल रहा है प्रोवाइड कर रहा है लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग ए टेम्पररी क्राइसिस, ठीक है, कोई एक छोटा सा क्राइसिस आया होगा उसके लिए ये प्रोवाइड कर रहा है, क्या चीज़, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, और इसी लिक्विडिटी को इसने उधर क्या लिख दिया है, चल निधि, ठीक है। थोड़ा समझ लेना, ये इंग्लिश का ना ऐसा, हिंदी का टर्म ऐसा होता है ना, ये इकोनॉमी में समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब ये जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है,
ये अस्थायी संकट जैसे आता है ना बैंक में, तो बैंक दौड़ के भागता है आरबीआई के पास, आरबीआई लोन दीजिए, तो आरबीआई क्या करते हैं, लोन देते हैं। वो आगे समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा ना तो आगे समझाऊंगा क्या रेपो रेट रहता है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझेंगे, क्वेश्चन तो आने दो। अब देखो यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, जैसे इसको पढ़ोगे ये फिर बोल रहा है बजटीय घाटे के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। अब अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन ऊपर देखे थे जहाँ पे मैं क्या बताया था कि कोई भी नई करेंसी जो आरबीआई प्रिंट करता है ना, कोई नई करेंसी, तो वो ऐसे नहीं प्रिंट कर देता है कि चलो आज मज़ा आ रहा है और नई करेंसी को प्रिंट करते हैं। तो न्यू करेंसी ऐसे प्रिंट नहीं होता है। और यहाँ पे जो ये बोल रहा है ना कि ये बजट घाटे के वित्तीयन के लिए सरकार को ऋण वो करता है, नहीं करता है। ये 1997 में हो रहा था कि जैसे बजट में कुछ घाटा हो रहा था, ठीक है, और इससे पहले भी हुआ था। तो सरकार के लिए वो क्या करता था आरबीआई, पैसा प्रिंट करके ना जितना घाटा हुआ वो कर देते थे। लेकिन उसके बाद से ना बंद हो गया ये सिस्टम, ठीक है। तो अब से क्या होता है, ऐसा काम होता ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ना आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग सोचना थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे कि अगर ऐसा करे आरबीआई, ऐसा करने लगे कि सरकार के लिए ना नई करेंसी वो जारी करने लगे, सरकार को कुछ भी वो ज़रूरत पड़े थोड़ा सा भी, तो आरबीआई नई करेंसी जारी करने लगे, तो क्या हो सकता है। इस मैटर पे सोचना कि अगर आरबीआई बहुत मात्रा में क्या करे, बहुत मात्रा में, ये कमेंट करके बताना कि आरबीआई, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, आरबीआई अगर न्यू करेंसी, क्योंकि आरबीआई के हाथ में तो पावर है, तो न्यू करेंसी अगर अत्यधिक मात्रा में प्रिंट कर दे, ठीक है, जैसे 500 है, तो आप लोग कभी सोचे हो कि जब आरबीआई के पास हर चीज़ है, तो अगर वो अत्यधिक मात्रा में प्रिंट कर देगा तो क्या इफेक्ट होगा, मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा, और एक नॉर्मल इंसान जो है, नॉर्मल पब्लिक जैसे हम हैं आप हैं, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक पे क्या इफेक्ट होगा, दोनों चीज़ बताना, ठीक है। कमेंट करना इस वाले क्वेश्चन का, वो टाइम देख लेना कितने पे ये चल रहा है वीडियो, और उस हिसाब से कमेंट करना, देखता हूँ कौन कौन सही कर पाते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो जैसे इसको काटोगे, अब बताओ राइट आंसर क्या होगा, ये तो गया, राइट आंसर है सिर्फ केवल दो, ठीक है, केवल दो इसका सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2, अब देखो ये क्वेश्चन जिसको पता होगा ना वही कर सकता था, हालांकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा, लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ वो लॉजिक तुक्का वाला काम होगा, फिर पेपर में ना, पेपर के बाद हर कोई लॉजिक बताने लगता है, ठीक है, उससे पहले नहीं लॉजिक काम करता है। ये चीज़ भी ना बहुत सारे ऐसा आप लोग खुद ही देखोगे, लेकिन मैं जो भी चीज़ बताता हूँ ना साइंटिफिक होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ तीर मार दो। ये बोल रहा है R2 व्यवहार संहिता, ठीक है, का साधन उपलब्ध कराती है। देखो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज ये है क्या, पहले इसको समझो, और फिर ये जो कथन दे रखा है ना चार। अच्छा एक चीज देखो, अगर ये चारों कथन को पढ़ोगे ना तो कुछ कुछ देखने के लिए मिलेगा। पहले इस चारों कथन को पढ़ो, इससे पहले इंग्लिश में पढ़ो। R2, देखो R2 कोड के बारे में बोल रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे R2 कोड, ठीक है, ये प्रैक्टिसेज किया जाता है। उसके बाद ये बोल रहा है अवेलेबल प्रमोटिंग द एडप्शन ऑफ, किसके लिए एडप्शन कर रहा है ये, यहाँ से पढ़ोगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब उसके बाद देखो कहीं पे ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आया यहाँ पे, उसके बाद देखोगे तो यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा एग्रीकल्चर क्रॉप, मतलब जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा। फिर यहाँ पे पढ़ो तो ये तीनों ना, ये तीन जो कथन है, ये तीनों कहीं ना कहीं आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का फील दे रहा है। पढ़ के थोड़ा ऐसा लग रहा है क्या, पढ़ो तो आप खुद से देखो, यहाँ पे तो स्पष्ट रूप में क्या कह रहा है, इकोलॉजी, इकोलॉजी का बात कर रहा है, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एग्रीकल्चर क्रॉप की बात कर रहा है, और यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। तो ये तीनों कथन ना कहीं यहाँ पे ये भी है ना, ये वेटलैंड वगैरह तो आप लोग पढ़ते हो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन वगैरह। और ये कथन एक ऐसा कथन है, इकलौता ऐसा कथन है जो इस तीनों से अलग है।
इस तीनों से क्या है, ये कथन अलग है। ठीक है, अब कैसे अलग है तो देखो बताता हूँ। आप तो बोलोगे अरे यहाँ भी तो आ रहा है ना ये इन्वायरमेंट वाला, यहाँ भी तो इन्वायरमेंट वाला आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ सोचो, आप लोग खुद ही बताओ कि ये जो कथन है, इस तीन कथन को पढ़ने के बाद, हालांकि देखो ये क्वेश्चन करने के लिए ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि नॉलेज के बगैर ऐसा तुक्का लगा दो, लेकिन थोड़ा सा ना एक चीज़ देखोगे तो यहाँ कहीं ना जैसे ये रिसाइकलिंग है, ठीक है, ये रिसाइकलिंग आ रहा है, और ये जो बोल रहा है ना कि आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, तो अगर आप लोग आर टू को कोडिफाई करोगे तो इसमें क्या होनी चाहिए, दो आर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग के पास नॉलेज होगा तो नॉलेज से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो देखो यहाँ पे ना आर टू किधर किधर आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस और इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकल। यहीं पे इसी ऑप्शन में ना दो बार क्या हो रहा है, आर टू हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, कहीं पे बताओ ये रामसर कन्वेंशन के बात कर रहा है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप, कहीं पे आर का वो आ ही नहीं रहा है। इधर किधर भी आर टू बन रहा है क्या, आर टू नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी पढ़ोगे तो इधर भी आर टू का वो नहीं बन रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा हूँ, इस वाले चीज़ को पेपर में जैसे तुक्का लगाते हो ना, नहीं मन किया तो चलो सी लगा देते हैं, वैसा नहीं लगाना। एक तो तुक्का मत लगाना, अगर लगाना हो ना तो थोड़ा नॉलेज लगा के, कि अगर ये आर टू के बारे में पूछ रहा है तो आर टू किधर किधर है पहले ये खोजेंगे। तो आर टू कहीं ना कहीं यहाँ मिल रहा है, और एक दूसरा यहाँ मिल रहा है रिसाइकलिंग पे और ये रिस्पॉन्सिबल पे। तो आर टू और बाकी किसी कथन में नहीं है, इधर तो सिर्फ रामसर कन्वेंशन की बात कर रहा है, यहाँ पे आर टू है नहीं। इसमें इसमें भी देखोगे ऑप्शन सी में, इधर भी आर टू नहीं है। तो आर टू सिर्फ किधर है, ए में है। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो आपने ये चीज़ समझ लिया, अब चलो आर टू को अच्छे से समझते हैं ये है क्या। तो अगर देखोगे यहाँ पे मैं लिख दूँ आर टू, तो ये है क्या, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिसाइकलिंग, रिसाइलिंग, ठीक है, जिसको क्या बोल सकते हो, जिम्मेदार पुनर्चक्रण। अगर इसका हिंदी देखोगे तो हिंदी क्या हो जाएगा, जिम्मेदार पुनर्चक्रण। अब कितने बच्चे को ना ये हिंदी समझ भी नहीं आया होगा, ठीक है, ये इसका हिंदी होता है जिम्मेदार पुनर्चक्रण। अब इसमें क्या होता है, अभी तो आपने आंसर देख लिया तो अभी पता होगा आर टू का मतलब ये है। इसका ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा उद्योग के लिए वैश्विक, क्या है, एक ये मानक है, वैश्विक मानक है। ये जो आर टू है ना, ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कचरा के लिए। फिर से ध्यान देना कि ई वेस्ट के लिए है। अगर क्वेश्चन में आ जाए ना कि ये ठोस कचरा के लिए है आर टू ऐसा कुछ, तो उधर काट देना, उधर एक्सेप्ट नहीं करना। ये किससे संबंधित है, ये ई वेस्ट से संबंधित है। ठीक है, फिर से सुनो, ये ई वेस्ट से संबंधित है, ना कि कोई ठोस कचरा वगैरह से। अब ये है क्या, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वैश्विक पहल, वैश्विक मानक है ये, ग्लोबल, जिसको स्टैंडर्ड बोल सकते हो, इनिशिएटिव नहीं, इसको स्टैंडर्ड बोल सकते हो, तो ज़्यादा लेमन टर्म में ऐसे बोल सकते हो, स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये जो है ना, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो सस्टेनेबल, अगर एक टर्म और लिख लो, तो आर टू को किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो सस्टेनेबल, सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंटरनेशनल। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो सेडी, सेडी। इस श्रेणी के द्वारा क्या किया गया था, इसका विकसित, ये इसको विकसित किया गया था। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण को पर्यावरण के अनुकूल बनाना होता है। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको आर टू है क्या। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अब तो कंफ्यूज नहीं करोगे ना, इसको मैं थोड़ा सा मिटा के सही कर देता हूँ। और आपको यही बोला था मैं शुरू में कि आप सोचो इसमें क्या कर सकते हो, ये जो बोला था ना, कलर चेंज करके बताता हूँ, ये जो बोला था यहीं पे आर टू आ रहा था, बाकी कोई एक ऐसा कथन था ही नहीं जिसमें आर टू आ रहा है।
तो आप थोड़ा सा ऑड इवन करके भी ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आ रहा है पीवाईक्यू करने में? ऐसे ही करो हर पीवाईक्यू को। अब देखो, इस क्वेश्चन से ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 17 से। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बहुत स्लो करवा रहे हैं पीवाईक्यू। देखो, पीवाईक्यू का इसका जैसे आंसर लगाना होगा, इसका डी ऐसे लगा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बता दूंगा इसका क्वेश्चन पढ़ के राइट आंसर डी है। लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन से मुझे बहुत कुछ सिखाना है आपको। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ अभी सिखाना है, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन या फिर इस पैटर्न पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को गलत ना करो। ठीक है, चलो बाकी ऐसा ए का, बी का, 2 का सी, 3 का डी, ऐसा आपको पीवाईक्यू का बुक मिल जाएगा, उसमें बेटर तरीके से बताया होगा, उसको देख लो। फिर पीवाईक्यू का लेक्चर समझने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो यहाँ पे पहले समझते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उसके बाद जाके ना इस क्वेश्चन से सीखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है ताम्र परागलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है। फिर ये बोल रहा है वो पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में निर्मुक्त कर सकते हैं। ओके, अब फिर पढ़ो आगे, ये दूसरा पढ़ो क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि ताम्र मल मतलब कॉपर स्लेग पर्यावरण में कुछ, अब यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, ये कुछ, इसको पहले मार्क कर दो, जहाँ पे पीवाईक्यू आप कर रहे हो ना वहाँ पे मार्क करो। कुछ धातुओं के निश्चालन, कुछ धातुओं के निश्चालन का कारण बन सकता है। अब फिर क्या बोल रहा है, वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन से ना एक चीज समझो, और पहले इसको इंग्लिश में भी देख लो। इंग्लिश में बोल रहा है वाइज देयर कंसर्न है किसके लिए, अबाउट कॉपर। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी ये इंग्लिश हिंदी में बार बार चेंज कर रहा हूँ, आप लोग को इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता देना, तो मैं फिर किसी एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ूंगा, या तो इंग्लिश में या हिंदी में, क्योंकि बार बार ऐसा चेंज आप ही लोग के लिए करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो ये क्या बोल रहा है, दे में रिलीज कर सकता है क्या, लीथल। अब ये देखो, लीथल क्वांटिटीज में क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। चलो इस क्वेश्चन को ना समझते हैं अच्छे से, एक पेज ऐड कर लूँ, उसके बाद समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिखाता हूँ, उस कीवर्ड को भी लिखना। देखो, जब भी क्वेश्चन में सम, ठीक है, सम मतलब अगर इसका हिंदी में लिख दूँ तो इसको कुछ लिख लो, कुछ। जब भी आ जाए ऑल, ऑल, ऑल मतलब हो जाएगा सभी। तो देखो, इस दोनों को, ये दोनों कीवर्ड हैं, ठीक है, ये दोनों कीवर्ड हैं, और इस कीवर्ड को एनालिसिस करने के लिए ना थोड़ा सा ध्यान से देखो। जब भी ये सम की बात करे और जब भी ऑल की बात करे, ये किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे। ये कभी पूछ ले, कभी बोल दे कि कुछ कुछ मनुष्य बेवकूफ़ हैं या कुछ मनुष्य पागल हैं, तो आप लोग ऐसे समझो, दुनिया में इतना मनुष्य है, एक दो भी तो मनुष्य पागल हो ही सकते हैं ना। ऐसा तो सोच सकते हो ना कि दुनिया में इतना मनुष्य है तो उसमें एक से दो मनुष्य तो कहीं ना कहीं पागल होंगे, भारत में नहीं होंगे, चाइना में होंगे, चाइना में नहीं होंगे, साउथ अफ्रीका में होंगे, कहीं तो होंगे एक से दो मनुष्य पागल। ठीक है, तो ये कुछ वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये सही हो जाता है। ठीक है, कहीं भी आए ना कि कुछ, तो कुछ का पॉसिबिलिटी क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव मतलब कुछ में तो कहीं पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में कहीं भी एक थोड़ा सा भी जीव अगर कुछ मिल जाए, ऐसा अगर बोल दे कि कुछ मनुष्य हाथ के बैल, हाथ से चलते हैं, तो धरती पे ना सारा मनुष्य किस से चलता है, पैर से। अब ये बोल रहा है कुछ मनुष्य हाथ से चलते हैं, तो कहीं ना कहीं धरती पे ऐसा कुछ ना कुछ एक मनुष्य जरूर होगा जो क्या होता है, हाथ से चलता है। तब पर भी इसको सही मान लेना, जबकि आपको पता है मनुष्य पैर से चलते हैं, क्योंकि कुछ का संभावना क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव का साइन है, अनंत होता है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि कुछ जब भी आए ना, ये टर्म कुछ, तो ये लगभग टाइम पे मतलब 99.99% टाइम पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक, अब चलो ये कथन देखो, तो जब भी कुछ दिखे समझ लेना, ये खुश हो जाना उधर। अब ये वाला जो टर्म है,
इसको सीखो। ये क्या बोल रहा है, सभी। अब इसको ऐसा अप्लाई करके देखो, अगर कथन में छोड़ो, रियल लाइफ में अप्लाई करो। अगर बोल दे कि सभी मनुष्य हाथ से चलते हैं, तो आप थोड़ा सा नहीं, अटपटा सा नहीं लग रहा है? सभी मनुष्य हाथ से चलते हैं। मनुष्य तो किस चीज़ से चलते हैं, पैर से चलते हैं। हाँ, कुछ मनुष्य ऐसे हो सकते हैं कि हाथ से चलते हैं। या फिर ऐसा बोल दे कि सभी, सभी जितने भी पी वाई क्यू हैं, सभी पी वाई क्यू रिपीटेड हैं। तो आप लोग नहीं सोचोगे सभी पी वाई क्यू तो रिपीट नहीं होते हैं, कुछ पी वाई क्यू रिपीट हो जाते हैं डायरेक्ट। तो सभी में क्या हो रहा है, गलत हो जाता है। थोड़ा सा इसको ऐसे सोचो कि मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ही बोल रहा हूँ कि सभी के सभी पी वाई क्यू रिपीट हो जाते हैं। तो आप लोग नहीं सोच सकते हो, अरे सभी पी वाई क्यू नहीं रिपीट होते हैं, कुछ पी वाई क्यू रिपीट हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन मैं बोल दूँ, सभी के सभी, सभी के सभी क्वेश्चन, मान लो कोई एक बुक है उससे आ जाते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, सभी क्वेश्चन नहीं आते, कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन दूसरे बुक से भी आ जाते हैं। तो बस वही काम है, जहाँ भी ये सभी का स्टेटमेंट दिखे, समझ जाना वहाँ पे कथन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। गलत होने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा। अब चलो इस कथन को पढ़ते हैं। ये दो कीवर्ड को अच्छे से समझा दिया आज, हालांकि 5-6 कीवर्ड भी समझ चुके हैं। तो भले वीडियो शॉर्ट हो, लेकिन देखो जल्दी जल्दी करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं चलूँगा ऐसे ही, मुझे हर एक बच्चे को समझा के चलना है। अब जिसको जल्दी होता है भैया फिर देख लो, कहीं और भी तो बहुत जगह पी वाई क्यू का डिस्कशन होता है, वहाँ देखो फिर। ठीक है, मुझे पता है घूम के फिर यहीं पे आओगे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये ताम्र प्रागलन संयंत्र के बारे में चिंता का कारण क्या है। अब क्या चिंता का कारण है, आप लोग खुद सोचो। यहाँ पे ये जो बोल रहा है, वो पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में निर्मुक्त कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कीवर्ड ना और सिखाना है। एक कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड जो है ना, अब इसको मे भी कहीं और मिल जाए ना क्वेश्चन तो सिखा दूंगा। ये कीवर्ड है सकते वाला, कैन वाला कीवर्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो सबसे पहले ये पढ़ो, और जैसे ये देखोगे तो इसमें होता क्या है, तांबा गलन प्रक्रिया जो है, अगर मैं यहाँ पे समझूं, तांबा गलन प्रक्रिया, गलन प्रक्रिया जिसको कॉपर स्मेल्टिंग बोल सकते हो आप, कॉपर स्मेल्टिंग। ठीक है। इसमें पहले होता क्या है ये सोचो समझो, उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें होता है कि तांबे के अयस्क को जो है ना, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर क्या करते हैं, इसको रोस्ट करते हैं, और उसके बाद इससे क्या करते हैं, धातु निकालते हैं। फिर से सुनो, तांबे के अयस्क को उच्च ताप पर रोस्ट करते हैं, उसके बाद इससे क्या होता है, धातु निकलता है। अब ये जो है ना, इसमें कई हानिकारक उत्सर्जक गैस निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं जो क्या है, हानिकारक है, वो रिलीज होते हैं इससे। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। मैं फिर से क्या बोला, कई या फिर बहुत सारे, बहुत सारे ऐसे, ये छोटा छोटा टर्म पकड़ो। कई बहुत सारे उतने ये हानिकारक गैस हैं जो बाहर निकलते हैं। ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पुराने संयंत्र की उत्सर्जन की समस्या थी। लेकिन आधुनिक जो संयंत्र आया है ना अभी, ये कार्बन, ये तांबा गलन वाला, ये पुराना जो था, पुराना मतलब बहुत पहले वाला, 1950 में, 1940 में चले जाओ, तो उस टाइम जो तांबे को गलाने की प्रक्रिया थी, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जो था बहुत मात्रा में निकलता था। लेकिन अभी जो नया वाला आया है ना, न्यू वाला, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है, मतलब थोड़ा निकलता है, ना के बराबर। उसका उत्सर्जन क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो यहाँ जो ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये लीथल है। क्या है, ये लीथल है। आप लोग खुद सोचो, अगर ये लीथल होता तो गवर्नमेंट का तो ध्यान अभी तक चल गया रहता है इस पे। ये लीथल है तो एक भी जगह कहीं भी भारत में या फिर और कहीं भी तांबा अभी तक तो पिघलता ही नहीं, तो तांबा का काम तो बंद हो जाता। और तांबा का काम अभी भी चल रहा है, तो यहाँ जो ये बोल रहा है घातक मात्रा में निर्मुक्त कर सकते हैं, तो नहीं, घातक मात्रा में नहीं कर सकते हैं इसको, तो ये कथन हो जाएगा गलत। अब देखो ये दोनों कथन को पढ़ो, इस दोनों कथन को पढ़ोगे ना, बहुत नॉर्मल कथन है, और बहुत ही ज़्यादा आप लोग इसको सही करने के कगार पे हो जाओगे। क्या बोल रहा है,
ताम्रमल कॉपर स्लग में पर्यावरण के कुछ भारी, अभी तुरंत बताया कुछ, मतलब एक भी तो कर ही सकता था ना, कुछ भारी धातुओं के निश्चालन का कारण बन सकता है। तो अब बताओ ये कथन को सही मानोगे या नहीं मानोगे? इसको तो सही कर ही सकते हो ना। फिर क्या बोल रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त करते हैं। हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड को करता हो एक प्रदूषक के रूप में, ठीक है, तो इसको भी क्या मानना है, सही मानना है। अब ये जो कथन है ना, ये कथन, ऐसा क्वेश्चन को आप लोग क्या करो, जब भी देखो ये सकते हैं वाला कीवर्ड, एक कीवर्ड होता है कैन का, ठीक है, ये कैन वाला कीवर्ड है जिसको क्या बोलते हैं, सकते हैं। तो कहीं भी देखो ना लिखा आ जाए कि ये चीज हो सकता है, जैसे मान लो कहीं आ जाए कि विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी का क्या हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, विस्फोट हुआ है। अब वहां पे अगर बोल दे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकते हैं, ठीक है, और फिर बोल दे कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल सकते हैं, फिर बोल दे कि ऑक्सीजन भी निकल सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग जब भी देखना ये सकते हैं वाला टर्म, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, तो उसको सही मानना, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ जो ये दे रहा है ना, ये जो दे रहा है कि ये घातक हो सकते हैं, अब देखो दोनों चीज़ मैंने क्यों बता दिया आपको, दोनों चीज़ इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना करो कोई भी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भले आप यहाँ पे ना तीनों लगा देते, ठीक है, ये 1 2 का 3 लगा देते, तो एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा वाला कथन अगर मैं दिखाऊंगा ना, ये वाला, ये सकते हैं वाला, ये वाला, ये टर्म सिर्फ अगर मैं फिर से इसको कर दूं, ये सकते हैं और यहाँ पे, तो अगर इस तीनों क्वेश्चन को आप सिर्फ कैन के बेसिस पे लगाओगे, ठीक है, तो अगर 10 क्वेश्चन लगाओगे ना, तो 10 में से 7 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, और 3 क्वेश्चन जो बचेंगे वो गलत हो जाएंगे। तो आप लोग समझ लेना उसी 3 में से एक क्वेश्चन ये भी था जो कि गलत हो सकता था। तो इस क्वेश्चन को गलत करने के लिए ही मैंने इस वाले कीवर्ड को सिखाया, तो आप लोग गलत कर देना इस क्वेश्चन को, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप, क्योंकि हर चीज़ तो पढ़ नहीं सकते हो ना, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिसको आपको समझना होता है पीवाईक्यू के थ्रू। अब यहाँ पे बताओ, आप लोगों ने अभी पढ़ा, ये जो बोल रहा है वो कार्बन, वो पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक रूप से, घातक मात्रा में निर्मुक्त कर सकते हैं। भले आपको नहीं पता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको 3 ही मानना, 1 2 का 3 मान लेना कि हाँ तीनों सही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया क्या है, ये सकते हैं, सकते हैं, सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है, ठीक है। तो चलो आज तक यहीं, आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। आज का कीवर्ड क्या था, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, ये सारे आने वाले टाइम में जितने कीवर्ड हैं सब पे विस्तार से सॉल्यूशन करेंगे इन सब चीज़ का। आप लोग पीवाईक्यू में बने रहो और धमाकेदार से प्रीलिम्स से पहले टोटल पीवाईक्यू खत्म करेंगे, जितने भी पीवाईक्यू हैं यूपीएससी के, एक अच्छे अप्रोच के साथ खत्म करेंगे। आप लोग एक ही काम करो, जितने भी वीडियो, मतलब जितने भी बच्चे हो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कभी मैं ये सब चीज़ बोलता नहीं, उसके पास शेयर करना हो तो कर देना, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और और क्या कहना था, हाँ रिवीजन करते रहो। और जो भी टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम में जुड़ जाना, टेलीग्राम आईडी है। और बहुत जल्द अपना किताब भी लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे पीवाईक्यू का ना एक अलग से आप लोग देखोगे कि सेक्शन ही आएगा, जहाँ पे ये पर्सनली बता बता के वो ऐसा कॉर्नर पे लग जाएगा कि ये कथन क्यों गलत है, इसमें और क्या अप्रोच लगनी चाहिए थी, या पीवाईक्यू, इस वाले पीवाईक्यू को पहले कहाँ पूछा गया था, ये सब भी दे दूंगा, टेंशन नहीं लो। तो चलो मिलते हैं आप लोग से फिर एक नई क्लास में, एक नई वीडियो के साथ, एक नई उमंग, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।